दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 27 फरवरी 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको बताने के लिए। दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप तमाम साथी हमारे इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंचाएंगे, इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय बताएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, अपने विचार प्रदान करेंगे, ताकि आप सबके विचारों का, समस्याओं का संकलन करके हम देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को, महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सहकारिता मंत्री को, वित्त मंत्री को, नेता विपक्ष को, देश के तमाम सांसदों को, तमाम राज्यों की सरकारों को और प्रशासकों को आपकी समस्या से अवगत करा सकें, उन्हें समझा सकें कि हिंदुस्तान में सच में 20 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के साथ बारी बारी से ठगी हुई है, भिन्न भिन्न योजनाओं के नाम पर हुई है। और इन तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करना आपका उत्तरदायित्व है, सरकारों का उत्तरदायित्व है। यदि सरकारें अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेंगी, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को मुआवजा नहीं देंगी, राहत नहीं देंगी, उनकी डूबी हुई मेहनत की रकम को वापस नहीं करेंगी, तो हम तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इसके प्रतिकार में, इसके विरोध में मतदान का बहिष्कार करेंगे, सरकारी आदेशों का बहिष्कार करेंगे, सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाएंगे, सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, सरकार के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन दायर करेंगे। दोस्तों, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को इम्पोज कराने के लिए, क्रियान्वित कराने के लिए, देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं, उसकी जो पहली ग्राउंड थी, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का रजिस्ट्रेशन हो गया है 23 फरवरी को, और उसकी सर्टिफाइड कॉपी आ गई है। कल मैंने PDF बना करके परसों तमाम ग्रुप्स में शेयर कर दी थी, वो आपने देख ली होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटीशन की कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, तमाम संबंधित मंत्रालयों को, तमाम संबंधित एजेंसीज को, तमाम संबंधित डिपार्टमेंट्स को और देश के तमाम राज्यों की सरकारों को, केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपना एक प्रतिवेदन फाइल करें, मांग पत्र फाइल करें, जिसमें हम विस्तार से सरकार के समक्ष अपनी समस्या को रखें, समस्या का समाधान मांगें, समस्या का समाधान बताएं और उन कानूनों की जानकारी दें जो कानून ये कहते हैं कि किस तरह से सरकार ठगी मामलों को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकती है, क्यों उसे प्रत्येक ठगी पीड़ित परिवार को मुआवजा देना चाहिए, किस कानून के तहत देना चाहिए, और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्यों लागू करना चाहिए, क्यों उन ठगों को, उन कंपनीज के मालिकान को मृत्युदंड की सजा देनी चाहिए जिनके कारण देश के लाखों नागरिकों ने आत्महत्या कर ली है, और क्यों इस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में संशोधन करके इसमें मृत्युदंड की धाराएं जोड़नी चाहिए, और साथ साथ उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान जोड़ना चाहिए जो इस कानून को लागू नहीं कर रहे, इसकी उपेक्षा कर रहे हैं और देश के 20 करोड़ परिवारों को
तिल तिल कर मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए विवश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में लिखी हैं, तैयार की हैं। कल ये प्रतिवेदन हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, मंत्रालयों को, डिपार्टमेंट्स को, महामहिम राष्ट्रपति को, तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को, चीफ सेक्रेटरीज को, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरीज को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को प्रेषित कर देंगे। दिल्ली में जो हैं उनको बाई हैंड दे देंगे, जो दिल्ली से बाहर हैं उनको रजिस्टर्ड डाक से विधेयक हम भेज देंगे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें, तो आप सबका इस अभियान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो मोटा मोटी चीज़ें हमने बताई हैं, जिक्र की हैं, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि क्यों बताई हैं, क्या ग्राउंड है हमारे इन तमाम मांगों की, क्यों इन्हें सरकार को पूरा करना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कर रहे हैं कि ठगी मामलों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तो इसमें दोस्तों, हमारे देश में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। उसकी जो धारा 2 है, उसका जो चैप्टर है घ, वो अपनी परिभाषा में बताता है कि मानवकृत कारणों से, दुर्घटना से या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान हानि या मानवीय पीड़ाएं या संपत्ति का नुकसान और विनाश या अवक्रमण है, और ऐसी प्रकृति और परिमाण का है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है। यदि ऐसी कोई घटना होती है तो उसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत न केवल भारत सरकार बल्कि राज्यों की सरकार और जिला प्रशासन भी आपदा घोषित करके उसके पीड़ितों को मुआवजा दे सकता है, उनका पुनर्वास कर सकता है। तो ये जो परिभाषा है इस एक्ट की, ये जो धारा है, ये ठगी मामलों के पीड़ितों पर लागू होती है। हम में से कोई भी एक ठगी पीड़ित ऐसा नहीं है जो इस संगठित अपराध से लड़ सके, इन संगठित अपराधियों का मुकाबला कर सके, जब तक कि राज्य का हमें संरक्षण प्राप्त ना हो। चूंकि ठग संगठित अपराधी हैं, उन्होंने संगठित अपराध किया है, संगठन बनाकर के अपराध किया है, विभिन्न प्रकार की स्कीम्स के नाम पर अपराध किया है और योजनाबद्ध तरीके से किया है। इसलिए कोई भी एक ठगी पीड़ित ठगों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, उनसे अपना डूबी हुई रकम वापस नहीं ले सकता। इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र सरकार को, यानी मोदी सरकार को, राज्यों की सरकारों को और जिला प्रशासन को इन तमाम ठगी प्रकरणों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए इस एक्ट के तहत तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का पुनर्वास करना चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए, और जो कई करोड़ हमारे एजेंट्स और अभिकर्ता साथी बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार देना चाहिए। इस एक्ट में ये प्रोविजन है। इस एक्ट का हवाला हम दे रहे हैं ठगी मामलों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने और प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को न्यूनतम 5 लाख रुपए की अंतरिम राहत दिलवाने की मांग को लेकर। दूसरा इसी से जुड़ा एक्ट है दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने सीआरपीसी 1973 की धारा 357 को मौलिक अधिकार परिभाषित करते हुए कहा है, और उसमें एक नई धारा जोड़ी गई है 357A, जो समस्त अपराध पीड़ितों को, जो कोई संगीन अपराध के पीड़ित होते हैं, उनको मुआवजे और पुनर्वास का अधिकार प्रदान करती है। इस धारा का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। राज्य को इस मूल कर्तव्य बताया गया है कि राज्य प्रत्येक अपराध पीड़ित का पुनर्वास करेगा, उसको मुआवजा देगा सीआरपीसी की धारा 357A के तहत। इसका भी हवाला हम अपने रिप्रेजेंटेशन में दे रहे हैं दोस्तों। तीसरी बात, और एक पूछा जाता है कि कोई एग्जाम्पल है क्या देश में ऐसा कि जब ठगी पीड़ितों को या अपराध पीड़ितों को कंपनसेट करने के लिए, उनका पुनर्वास करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए या उनका भुगतान करने के लिए सरकार ने कोई इस तरह की व्यवस्था की हो। तो दोस्तों, वर्ष 2013 में जब शारदा स्कैम सामने आया
जो लगभग 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम था और 17 लाख लोग उसके पीड़ित थे। और जब वो मुद्दा उछला और लगा वहां की सीएम ममता बनर्जी को कि हमें इसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए, कोई क्विक एक्शन लेना चाहिए, तो उन्होंने 500 करोड़ रुपए का विशेष राहत कोष बनाया था 2013 में। वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिमी बंगाल भारत का ही एक राज्य है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, कोई भारत से बाहर की चीज नहीं है। और वहां की मुख्यमंत्री ने, वहां की सरकार ने, ममता बनर्जी की ने अपने राज्य में बिकने वाली सिगरेट पर 10% टैक्स एडिशनल लगा दिया था, जिससे 150 करोड़ रुपए उस स्पेशल राहत कोष में जो ठगी पीड़ितों को दिया जाना था कलेक्ट किए गए थे। बाकी और संसाधनों से कलेक्ट हुए थे और लगभग 4 लाख लोगों को मुआवजा, उनकी डूबी हुई रकम प्रदान की भी गई। बाकी लोग उससे सिस्टम की गड़बड़ियों के कारण, करप्शन के कारण वंचित रह गए। हालांकि मामला अभी भी वो चल रहा है, विचाराधीन है, अंडर ट्रायल है, और वो इतना भयंकर मामला हुआ था कि असम के महानिदेशक ने उसमें फंसकर आत्महत्या कर ली थी। एक सांसद ने नींद की गोलियां खाकर के 80-90 जेल के अंदर आत्महत्या कर ली थी और सैकड़ों पीड़ितों ने आत्महत्या कर ली थी। जिस तरह से आज सहारा इंडिया स्कैम में फंसे लोग, या पीएसीएल स्कैम में फंसे हुए लोग, या बाइक बोट स्कैम में फंसे हुए लोग, या हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, या नवजीवन, या संजीवनी, या हलदर, या करम भूमि, या कल्पतरु, या शाइन सिटी, या ब्लू फॉक्स मोशन, या फ्यूचर मेकर, या अन्य स्कैम्स के पीड़ित आत्महत्या कर रहे हैं। इसी तरह से बड़े पैमाने पर शारदा स्कैम के पीड़ितों ने भी आत्महत्या की थी और शारदा स्कैम भी चिट फंड का ही मामला था। लगभग 200 कंपनी उस ग्रुप की चलती थीं और उन्होंने भी चिट फंड स्कीम्स चलाई थीं। वैसे तो चिट फंड इसके लिए सफिशिएंट शब्द नहीं है दोस्तों, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इनको चिट फंड घोटाले ही बोल दिया जाता है, इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल मैं भी करता हूं। और चिट फंड एक्ट 1978 बना भी इसलिए था कि इस तरह के तमाम प्रकरणों को, ठगी मामलों को प्रतिबंधित किया जाए और तमाम पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, पुनर्वास दिया जाए। और जब चिट फंड एक्ट 1978 से भी इस तरह की स्थितियां नियंत्रण में नहीं आई, शारदा स्कैम जैसे, रोज वैली जैसे, सहारा जैसे स्कैम, पीएसीएल जैसे स्कैम जारी रहे, तो सरकार ने 1992 में इस एक्ट को मजबूती प्रदान करने के लिए, पीड़ितों को संरक्षित करने के लिए सेबी एक्ट बनाया और उसके तहत बहुत सारी व्यवस्थाएं की गईं। सेबी एक्ट में निवेशकों के हितों की संरक्षा के लिए एक स्पेशल कोष की व्यवस्था की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो सेबी द्वारा स्थापित निवेशक संरक्षण कोष है, जो बाकायदा पार्लियामेंट्री एक्ट से बना है, वो अप्रयुक्त है, प्रयोग में नहीं आता। और उसमें जितना हम मांग रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपए जो मांग रहे हैं हम, कि 10 लाख करोड़ रुपए दिया जाए स्पेशल राहत कोष में पूरे देश के ठगी पीड़ितों के लिए, उससे ज्यादा पैसा उस कोष में जमा है, अप्रयुक्त कोष में, जो दुर्भाग्य है, हमारे देश का विडंबना है। और हम सबको मतलब क्षोभ देने वाली बात है कि इतना पैसा अप्रयुक्त कोष में जमा है कि उसी पैसे को अगर बांट दिया जाए देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों में, तो वो अपने जीवन के आनंदों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उनको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। शेयर मार्केट जिसको रेगुलेट करता है निवेशकों के मामले को, सेबी, दोस्तों 10 लाख करोड़ रुपए, कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिन में वहां खत्म हो जाते हैं और एक ही दिन में प्राप्त हो जाते हैं। तो 10 लाख करोड़ रुपए मांगना कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, असंभव सी रकम नहीं है। और हम तमाम राज्यों और केंद्र को कह रहे हैं कि वो मिलकर के बनाएं। कोई केवल हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं कह रहे कि आप केंद्र सरकार बना दे, हम तो कह रहे हैं तमाम राज्य, तमाम केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर के इस कोष को बना लें। जब 2013 में ममता बनर्जी, एक राज्य की सरकार, 500 करोड़ का कोष बना सकती है,
तो 2013 में 26 लाख करोड़ का केंद्र का बजट होता था, 28-29 हजार करोड़ का जो है बजट पश्चिम बंगाल का होता था उस वक्त। आज जो है 2.5 लाख करोड़ का बजट होता है और केंद्र का जो बजट होता है हमारा वो जो है 40 लाख करोड़ के आसपास है। तो अगर हम 500 करोड़ को 4 गुना भी मान लें तो 2000 करोड़ रकम हो जाती है। इस तरह से हर राज्य से उसके अनुपात में इस केंद्रीय राहत कोष में पैसा लिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा दे, टैक्स लगाए, सेबी के ये जो अनुप्रयुक्त खाते हैं जो बने इसलिए थे उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए और संसाधन रिसोर्स इकट्ठे करके 10 लाख करोड़ का विशेष राहत कोष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए बनाया जा सकता है, उनको अंतरिम राहत प्रदान की जा सकती है। ये इस हमारे प्रतिवेदन का, हमारी रिट याचिका का मूलाधार है। इसको लेकर के हम कन्विंस करने का प्रयास करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र सरकार को, तमाम मंत्रालयों को और देश की तमाम राज्य सरकारों को। और मैं समझता हूं वो कन्विंस हो जानी चाहिए और अगर नहीं होंगे तो उनका अपना नुकसान होगा। हम पहले भुगतान, फिर मतदान के हथियार से, बहिष्कार के हथियार से, असहयोग आंदोलन के हथियार से, जेल भरो आंदोलन के हथियार से इनको विवश करेंगे कि सत्य का, न्याय का, कानून का, देश का सम्मान करें, पालन करें और 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनको उनके पैसे का भुगतान करें। दोस्तों, इसके अलावा जो हम दूसरी मांग कर रहे हैं कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को अविलंब पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर लागू किया जाए और लागू करके तुरंत जो इस कानून का प्रोविजन है कि 180 वर्किंग डेज के तहत राज्य स्पीडी ट्रायल के माध्यम से, स्पेशल अथॉरिटीज के माध्यम से, स्पेशल कोर्ट्स के माध्यम से ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा उनकी डूबी हुई जमा राशि के 2 गुने से लेकर 3 गुना तक वापस करेगा। इसको करवाए सुप्रीम कोर्ट। जब पार्लियामेंट्री एक्ट है तो क्यों नहीं हो रहा है ये लागू? ये बात भी प्रमुखता से हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण मांग यही है। तीसरी जो मांग है हमारी वो इस कानून में संशोधन की है कि इसमें कुछ चीजें और जोड़ी जाएं। ठगों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। वो इसलिए दिया जाना चाहिए कि लाखों लोग इन ठगी प्रकरणों में फंसकर आत्महत्या कर रहे हैं। ये संगठित अपराध हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वयं मानता है कि जो ठगी के अपराध हैं, जो आर्थिक अपराध हैं, वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, न्यायपालिका के लिए, सत्य के लिए, कानून के लिए, राज्य की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। चूंकि ठगों ने सबने पासपोर्ट बना लिए हैं, वीजा बना लिए हैं, सारे ठग एनआरआई हैं। सुब्रत राय सहारा हो, चाहे वो मितेश अग्रवाल हो आरएमसीएल का, चाहे साइंस सिटी का राशिद नसीम हो, चाहे वो बाइक बोट का विजेंदर सिंह हुड्डा हो, चाहे दूसरे ठग कोई भी हो, पीएसीएल वाले जो है निर्मल सिंह भग्गू वगैरह, ये सारे के सारे एनआरआई हैं, विदेशों में बच चुके हैं, विदेशों में इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली है और इन्होंने देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को चोट पहुंचाई है, खतरा पहुंचाया है। उस निर्मल सिंह भग्गू के तो बहुत सारे मामले भी हैं कि 15,000 करोड़ रुपए उसने आतंकवादियों को फंडिंग की थी। इसी तरह से ये जो दूसरा आतंकवादी है, देशद्रोही, भारत माता का चित्र लगाने वाला सुब्रत राय, इसने भी हजारों करोड़ रुपए आपका देश के दुश्मनों को सप्लाई किया है। और तमाम ठग जो देश के हैं वो इसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कोई दूसरे हो, सबको खरीद लिया है इसने। तो इसलिए इसका खुला घूमना देश के लिए खतरनाक है। इसको तुरंत जेल में डाला जाए और ऐसे ठगों को, जिनके कारण लाखों लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए मृत्युदंड का प्रावधान हो। और जो अधिकारी इस कानून को इंपोज करने में, क्रियान्वित करने में आनाकानी करें, लापरवाही बरतें, उनके खिलाफ दंडात्मक व्यवस्थाएं स्थापित की जाएं, उनको दंड दिया जाए ताकि इस कानून को ठीक ढंग से लागू करके देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को राहत दिलाई जा सके। और तीसरी मांग दोस्तों, चौथी मांग जो है वो हमारी है कि जो बहुत अजीब मामले हैं, मल्टी स्टेट स्कैम हैं, उन तमाम स्कैम्स की जांच सीबीआई के हवाले होनी चाहिए
और उसमें टाइम बाउंड एसआईटी का गठन हो। चूंकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 यही कहता है कि एक राज्य से 2 राज्यों में फैले हुए मामलों की जांच सीबीआई करेगी, एसआईटी करेगी और वो टाइम बाउंड होगी। तो इसको भी लागू करवाए सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों को डायरेक्शन दे करके। और जो ये ठग खुले घूम रहे हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा और अन्य कोई राहत देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को प्रदान की जा सकती है तो वो करनी चाहिए। और जो आईपीसी 1860 के सेक्शन हैं, 406 है, 409 है और भी कई सारे हैं, वो भी मुआवजे के प्रोविजन करते हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए, अपराध पीड़ितों के लिए। वो भी कंपनसेशन की व्यवस्था करते हैं, उनको भी क्रियान्वित कराया जाना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें, एक लंबा प्रतिवेदन जिसमें तमाम ग्राउंड्स, तमाम एक्ट्स, उनका कारण कि उनको क्यों इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, कहाँ उनका वायलेंस हो रहा है, ये सारी बातें बताते हुए हमने तैयार कर लिया है। और ये कल हम सौंप देंगे कंसर्न एजेंसीज को, अथॉरिटीज को, मिनिस्ट्रीज को, चीफ मिनिस्टर्स को और चीफ सेक्रेटरीज को, ताकि विद इन 15 डेज अगर केंद्र और राज्य सरकारें इस पर अमल नहीं करती हैं, हमारी इन मांगों को नहीं मानती हैं, तो हम इन सब के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकें, इनको तलब करवाकर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन दिला सकें। यही विशेष समाचार आज आप सबको बताना था दोस्तों। मैं जिन कंपनीज का नाम अपने उद्बोधन में लेता हूं, ये केवल उन कंपनियों के लिए नहीं है दोस्तों। हमारा जो ये अभियान है ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन है, वो देश के प्रत्येक उस ठगी पीड़ित जमाकर्ता के लिए है, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी, ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठग फर्म, ठग एसएसजी, ठग कॉरपोरेशन, ठग संस्थान, संस्था, पॉलिटिकल पार्टी या किसी की भी ठगी का शिकार बना है, जिसका भी पैसे को किसी कंपनी ने, चाहे वो बिल्डर्स हों, चाहे वो फाइनेंसर्स हों, चाहे वो बैंक हों, चाहे नॉन बैंकिंग कंपनी हो, चाहे सोसाइटीज हों, चाहे कुछ भी हो, अगर उसने कोई भी स्कीम चलाकर आपसे कोई जमा राशि स्वीकार की है और आपके पैसे को अपने वायदे के मुताबिक आपको वापस नहीं किया है, हड़प लिया है, तो उन तमाम ठगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, आपका पैसा आपको मिले, आपने जो ये कष्ट झेले हैं मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, इनका मुआवजा आपको मिले, प्रतिकर आपको मिले। यही लड़ाई है दोस्तों, और इसे हम कानूनी रूप से भी लड़ेंगे और आंदोलनात्मक रूप से भी लड़ेंगे, सामाजिक रूप से भी लड़ेंगे। यदि आपको न्याय नहीं दिया सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम इन सब का भी विरोध करेंगे और इनके खिलाफ जेल भरो आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाएंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे, इस पूरे बेईमान सिस्टम को नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे, अवैध घोषित कर देंगे। मैं आप तमाम साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, इसकी जो संक्षिप्त नाम बना है वो तप जप बन गया है। तो ऑटोमेटिकली बना है, स्वतः बना है। हमारे मन में इस तरह का कोई ख्याल नहीं था, हमें पता भी नहीं थी, लेकिन जब वो रजिस्टर्ड हो गया उसके बाद हमने उसका शॉर्ट नेम तलाशा तो पता चला कि उसका नाम तो तप जप बन जाता है। अगर पहले से पता होता तो हम अंडर ब्रैकेट उसका तप जप भी देते, लेकिन वो दे नहीं सके, हमसे शायद भूल हुई या परमात्मा की कुछ ऐसी इच्छा रही होगी। तो दोस्तों तप जप का जो इतिहास है, जो संस्कृति है, वो बताती है कि तप जप करने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी पराजय का मुंह देखना नहीं पड़ा है। और तप जप करने वाले तो इतने विशाल, इतने शक्तिशाली हुए हैं कि दुष्टात्मा, राक्षस, ठग, अपराधियों की तो बात छोड़ दो, साम्राज्यों की और तानाशाहों की, तो उनके हृदय में तो स्वयं परमात्मा निवास करने लगते हैं और कहते हैं कि परमात्मा भी उनके अधीन हो जाते हैं जो तप करते हैं और जप करते हैं। तो ये इतना सुंदर, मनोरम, मनोहारी, विजेता नाम जो आपके परिवार को, आपके संगठन को मिल गया है या बन गया है या परमात्मा ने दे दिया है, उसका ध्यान पूर्वक मनन करें, अपने ध्यान को केंद्रित करें,
ठगों और ठगों के दलालों के बहकावे में ना आए। हमने जो ड्राफ्ट तैयार किया है एफआईआर का, वो प्रत्येक व्यक्ति उसको रजिस्टर्ड डाक से अपने थाना अधिकारी को, अपने जिला अधिकारी को और अपने एसपी को अवश्य भेज दें। और जो आपकी रजिस्टर्ड डाक की रसीद होगी और उसकी कॉपी होगी वो हमें पीडीएफ बना करके डाल दें। उसी में अपना पूरा विवरण डाल दें, आपका अपना ब्यौरा हो, देख लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। उसका लिंक मैं दे दूंगा तो उसको तमाम साथी ले लें। और दोस्तों, मेरा लक्ष्य जो है वो ये था कि कम से कम 30 लाख लोगों को हम इस रिट पिटीशन में सम्मिलित करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाली में। लेकिन अभी तक केवल मतलब हजारों की संख्या है, बड़ी मुश्किल से 30-1,000 लोग उनकी लिस्ट तैयार हो पाई है या हमारे पास आ पाई है। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबसे ये अपील भी करना चाहूँगा कि आप निसंकोच निर्भीक होकर के अपनी डिटेल मुझे भेजें, अपनी एफआईआर लॉन्च कराएं। आपके भुगतान के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में फाइट करने जा रहे हैं, उसमें आपको अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। और यदि आप कोई आर्थिक सहयोग करें तो आपको करना चाहिए, न भी कर सकें तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन इस रिट पिटीशन को ज्वाइन देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अवश्य करना चाहिए, ताकि हम आपके सच आंकड़े प्रस्तुत कर सकें। वैसे 20 करोड़ से ज्यादा भी आप हो सकते हैं, चूंकि 6 करोड़ के लगभग तो पीएसीएल में है, 12 करोड़ के लगभग जो है सहारा इंडिया की स्कैम के पीड़ित हैं। 70 लाख राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड तीनों के मिला के 8 लाख के करीब हैं। साइंस सिटी के जो है 10 लाख के करीब हैं। फ्यूचर मेकर के हैं 30-35 लाख लोग। आदर्श के 21 लाख हुए हैं। नवजीवन हैं, संजीवन हैं और दुनिया भर के हैं। कर्म भूमि, कल्प तरु, जेकेबी, हल्दर, बीएफसी, श्योरगेन, प्रिया परिवार, रामेल, किसान एग्रो, लोकहित, साईं प्रसाद, विश्वामित्र, समृद्ध जीवन और दुनिया भर की कंपनीज और सोसाइटीज हैं। 40 पर तो अभी अभी प्रतिबंध लगाया है। कल मैं उसमें एक आरटीआई भी फाइल करके पूछने जा रहा हूं सहकारिता रजिस्ट्रार से कि मुझे बताया जाए कि जिन इन पर जो आपने प्रतिबंध लगाया है 40 और 30, लगभग वो 70 हो गई हैं अभी मल्टी स्टेट सोसाइटीज। तो इनके विक्टिम कितने हैं, इनके जमाकर्ता कितने थे, तो वो एक ऑन रिकॉर्ड भी आ जाएगा। मैं सेबी से भी आरटीआई फाइल करके पूछ रहा हूं कि उसने जितनी भी इन ठग कंपनीज को या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रतिबंधित किया है 1992 से लेकर के अब तक, वो उनकी विक्टिम्स की लिस्ट मुझे प्रोवाइड कराए, उनकी संख्या बताए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में एक वास्तविक आंकड़ा हम प्रस्तुत कर सकें। और जो एसएफआईओ है वहां भी एक आरटीआई फाइल कर रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि आपके पास कितने मामले चल रहे हैं कंपनीज के खिलाफ, ठग कंपनीज के, और उनके विक्टिम कितने हैं, वहां से भी ले लेंगे। कंपनी रजिस्ट्रार से भी मांग लेंगे, सीबीआई से मांग लेंगे, ईडी से मांग लेंगे, ईओडब्ल्यू से मांग लेंगे, एसओजी से मांग लेंगे। मतलब 20-30 आरटीआई भी कल ही फाइल करूंगा तमाम डिपार्टमेंट्स में, ताकि एक सरकारी वास्तविक आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो सके। और उसके अलावा आप भी अपनी डिटेल मुझे बताएंगे कि आपके साथ किस कंपनी ने, किस सोसाइटी ने ठगी की है, कितने पैसे की ठगी की है। आप भी ये जानकारी मुझे मेरी मेल आईडी पर या व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी भी होगी, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा। आर्थिक सहयोग अगर भेजना चाहते हैं तो फोन पे, गूगल पे का नंबर भी होगा, आप भेज सकते हैं। और चूंकि पहले भुगतान फिर मतदान का जो संकल्प है हमारा, उसको हम ट्विटर के माध्यम से अधिक वायरल कर रहे हैं, तो आप सब साथी मेरा जो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज, उसको भी फॉलो कर लेंगे। मेरा फेसबुक पेज है 20 करोड़ ठगी पीड़ित, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। मेरी फेसबुक आईडी है मदन लाल आजाद के नाम से, उसको फॉलो कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने दिल से, दिमाग से, मन से, मस्तिष्क से इस बात को निकाल देंगे कि कोई आपके पैसे को हड़प पाएगा। आपका पैसा किसी भी ठग को एक फूटी कौड़ी भी हड़पने नहीं देंगे। आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे दोस्तों, बशर्ते आप अपने ध्यान को केंद्रित करके हमारे इस तप जप ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से तन मन धन से जुड़ जाएं। धन नहीं है तो चलेगा, तन भी अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो भी चलेगा, लेकिन मन से अवश्य जुड़िए दोस्तों। यही मेरी आप सबसे बार बार अपील है कि आप संकल्प ले लेंगे, आप जुड़ जाएंगे तो आपका भुगतान हो जाएगा, विलंब हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा कठिन काम अब नहीं बचा है। हमने सारे एविडेंस, सारी चीज़ें
कलेक्ट कर ली हैं, तैयारियां संपूर्ण हो चुकी हैं और अब वो दिन दूर नहीं है जब आपका भुगतान आरंभ हो जाएगा। बस आपको मानसिक रूप से तैयार होना है अपना भुगतान मांगने के लिए। कोई आपसे रॉकेट लॉन्चर नहीं छुड़वा रहे, हम बम नहीं फोड़वा रहे, कोई दूसरी तरह का बवाल नहीं करवा रहे हैं। बड़े शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक, अहिंसात्मक, सरलात्मक ढंग से हमारा आंदोलन चल रहा है। आप इस आंदोलन में सहभागी बने। आपने देखा होगा कि 25 और 26 तारीख को जो देश भर में हुआ, हमारे साथियों ने किया, चाहे वो जाबरा रतलाम वाले साथी हों, वीरेंद्र सोलंकी जी या नीरज शर्मा जी वगैरह, या हमारे अभयदेव शुक्ला जी रहे हों, या हमारे अजय टंडन साहब कानपुर से जो करने जा रहे हैं, या जो दूसरे साथी जगह जगह हमारे लड़ रहे हैं जो हमें नहीं जानते या जिनको मैं भी नहीं जानता हूं, उन सब ने 25 और 26 फरवरी को एक बेहतरीन प्रदर्शन किया देश भर में कई स्थानों पर। उससे निश्चित रूप से सरकार की, सिस्टम की आंखें खुलनी चाहिए कि यदि उन्होंने अभी भी गंभीरतापूर्वक जल्दी से जल्दी आपके भुगतान की समस्या का समाधान नहीं किया तो आने वाले दिनों में आप इस बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को सच में उखाड़ कर फेंक देंगे। जो मदन लाल आजाद बार बार कहता है कि हम सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देंगे, सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे, वह बात हकीकत में बदलने वाली है, हकीकत में बदल जाएगी। इसलिए सरकार को त्वरित संज्ञान लेते हुए मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी जाने की आवश्यकता ना पड़े। क्यों हमारे 10-5 लाख रुपए खर्च करवा रही है सरकार, ऐसे ही मान ले हमारी इस बात को। लुटे पिटे लोग हैं, 15 दिन में भुगतान आरंभ कर दे तो हम उसके खिलाफत करने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। और नहीं सुनी तो जा ही रहे हैं, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं दोस्तों। इसलिए निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर इस अभिनव आंदोलन से, अभियान से जुड़िए। आप सबका तप जब ठगी पीड़ित जमा करता परिवार में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।